ईरान और इजराइल के बीच चल रहे उस महासंग्राम में जिसने पूरी दुनिया की सांसें थाम रखी थीं, अचानक एक ऐसा मोड़ आ गया है जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। 2 हफ्तों के सीज फायर का ऐलान हो चुका है और गोलियों की गूंज शांत हो गई है। लेकिन क्या ये वाकई शांति है या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी? आज दुनिया भर के अखबारों और न्यूज चैनलों पर सिर्फ एक ही खबर सुर्खियां बटोर रही है कि ईरान की उन सख्त शर्तों पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मुहर लगा दी है, जिन्हें कल तक वॉशिंगटन कूड़ेदान में डालने की बात कर रहा था। 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बड़े अधिकारी आमने सामने बैठने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ईरान जैसे देश के सामने झुकने पर मजबूर हो गया? क्या ये वाकई कूटनीति की जीत है या फिर अमेरिका ने हार मान ली है? अमेरिका की अकड़ और ईरान की जिद के बीच छिड़ी इस जंग ने अब एक ऐसा रूप ले लिया है जिसने ग्लोबल पावर के पूरे समीकरण को ही बदल कर रख दिया है। वॉशिंगटन के गलियारों में सन्नाटा है और तेहरान में जश्न का माहौल। जिस ईरान को अमेरिका घुटनों पर लाना चाहता था, आज उसी ईरान की 10 सूत्रीय मांगों पर ट्रंप प्रशासन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि 2026 की दुनिया वैसी नहीं रही जैसी कभी हुआ करती थी। अमेरिका, जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता था, आज एक ऐसी जंग से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा है जिसने उसकी अर्थव्यवस्था और साख दोनों की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका को अपनी पुरानी गलतियों का एहसास हो गया है या फिर ईरान ने कोई ऐसी चाल चली है जिससे ट्रंप के पास सरेंडर करने के अलावा कोई चारा ही नहीं बचा? इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें उस पर्दे के पीछे की कहानी को देखना होगा जिसे अब तक छिपाया जा रहा था। आखिर अमेरिका क्यों ईरान की बात सुनने के लिए तैयार हो गया? इसका सबसे बड़ा और कड़वा सच ये है कि अमेरिका की तिजोरी अब खाली होने लगी है। इजराइल की मदद करते करते और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में अपने अरबों डॉलर झोंकने के बाद अमेरिका को समझ आ गया है कि ये जंग उसे कहीं का नहीं छोड़ेगी। पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों ने आसमान छुआ और अमेरिकी डॉलर की धमक कम हुई, उसने ट्रंप प्रशासन की नींद उड़ा दी थी। उन्हें समझ आ गया था कि अगर ये जंग और खींची तो अमेरिका के अंदर ही बगावत शुरू हो जाएगी। अमेरिका किसी भी हाल में इस दलदल से बाहर निकलना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे अपनी नाक ही क्यों न कटानी पड़े। अब बात करते हैं कि इस महायुद्ध में आखिर किसकी हार हुई और किसकी जीत। अगर हम धरातल पर देखें तो नुकसान दोनों तरफ हुआ है, लेकिन रणनीतिक तौर पर ईरान आज एक विजेता बनकर उभरा है। इजराइल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक हथियार उतार दिए, लेकिन ईरान की डिफेंस लाइन को वो हिला नहीं पाए। उल्टा ईरान ने रेड सी और हॉर्मुज की खाड़ी में ऐसी घेराबंदी की कि दुनिया का व्यापार ठप होने की कगार पर पहुंच गया। जीत उसकी होती है जो अंत तक अपनी शर्तों पर टिका रहे, और ईरान ने साबित कर दिया कि वो झुकने वालों में से नहीं है। अमेरिका के लिए ये हार वियतनाम और अफगानिस्तान से भी ज्यादा शर्मनाक साबित हो रही है। वहां तो अमेरिका अपनी मर्जी से गया था और अपनी मर्जी से निकला था, लेकिन यहां उसे ईरान की शर्तों पर समझौता करना पड़ रहा है। वियतनाम में अमेरिका को गुरिल्ला जंग ने थकाया था, अफगानिस्तान में तालिबान ने उसे 20 साल तक उलझाए रखा, लेकिन ईरान के मामले में कहानी बिल्कुल अलग है। यहां अमेरिका का सामना एक ऐसी सेना से था जो तकनीकी रूप से भी उतनी ही मजबूत है जितनी कि उसकी कूटनीति। ईरान ने अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दिया। जब अमेरिका ने पाबंदियां लगाईं तो ईरान ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन पर हाथ रख दिया। जब अमेरिका ने इजराइल के जरिए हमले करवाए तो ईरान ने अपने सहयोगियों के जरिए पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को असुरक्षित कर दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिका को यह समझ आ गया कि ईरान को बलपूर्वक जीतना नामुमकिन है। ये 2026 का नया दौर है जहां सिर्फ बम और बारूद से जंग नहीं जीती जाती, बल्कि दिमाग और धैर्य से जीती जाती है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ है। लोग पूछ रहे हैं कि क्या अमेरिका वाकई इतना कमजोर हो गया है? इसका जवाब छिपा है उन आंकड़ों में जो वॉशिंगटन डीसी से निकलकर बाहर आ रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत में अमेरिका का कर्ज रिकॉर्ड 36 ट्रिलियन डॉलर के पार जा चुका है। ऊपर से इजराइल को दी जा रही मदद ने अमेरिकी खजाने में सेंध लगा दी है। अमेरिका को अपनी जनता को जवाब देना भारी पड़ रहा था कि जब उनके अपने शहरों में महंगाई बढ़ रही है तो वो मिडिल ईस्ट की रेतीली जमीन पर अरबों डॉलर क्यों उड़ा रहे हैं। ईरान ने इसी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया।
ईरान ने दिखाया कि उसके पास खोने के लिए कम, लेकिन अमेरिका को चोट पहुंचाने के लिए बहुत कुछ है। सोचिए, एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जिस पर दशकों से पाबंदियां लगी हुई हैं। फिर भी ईरान ने अपनी मिसाइलों और ड्रोन टेक्नोलॉजी के दम पर अमेरिका के जंगी जहाजों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। जब ईरान की मिसाइलें इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर उसके सैन्य अड्डों तक पहुंचने लगीं, तब अमेरिका के होश ठिकाने आए। ट्रंप को लगा कि अगर ये जंग लंबी खींची तो शायद इजराइल का वजूद ही खतरे में पड़ जाए और साथ ही अमेरिका की इज्जत भी मिट्टी में मिल जाए। इसीलिए आनन फानन में इस सीज फायर की स्क्रिप्ट लिखी गई। पर क्या आप जानते हैं कि अमेरिका इस जंग से बाहर निकलने के लिए इतना उतावला क्यों था? क्या सिर्फ पैसा ही एकमात्र वजह थी? नहीं, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, थकावट। अमेरिका पिछले 2 दशकों से लगातार कहीं ना कहीं जंग में उलझा हुआ है। उनकी सेना का मनोबल गिर रहा है और दुनिया भर में उनके खिलाफ माहौल बन रहा है। ईरान ने कूटनीति का ऐसा जाल बुना कि रूस और चीन भी पर्दे के पीछे से उसे सपोर्ट करने लगे। ईरान को पता था कि अगर वो डटा रहा तो अमेरिका को झुकना ही पड़ेगा, और वही हुआ। ट्रंप ने जो कल तक मैक्सिमम प्रेशर की बात करते थे, आज मैक्सिमम कॉम्प्रोमाइज की मेज पर बैठे हैं। यहाँ एक और कड़वा सच ये है कि इस जंग में अमेरिका की हार उसकी सैन्य ताकत की हार नहीं, बल्कि उसकी रणनीति की हार है। अमेरिका को लगा था कि वो पाबंदियां लगाकर और इजराइल को आगे करके ईरान को डरा देगा, लेकिन ईरान ने दिखाया कि वो 2026 का न्यू ईरान है। उसने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह से ढाल लिया है कि उसे पाबंदियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। उल्टा ईरान ने तेल की सप्लाई को हथियार बनाकर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बंधक बना लिया। जब ब्रेंट क्रूड की कीमतें $150 प्रति बैरल को छूने लगी, तब पूरी दुनिया ने अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू किया कि बस करो भाई, अब ये जंग रोको वरना हम सब डूब जाएंगे। क्या आपको लगता है कि अमेरिका वियतनाम और अफगानिस्तान की तरह यहां भी मात खा गया है? अगर गहराई से देखें तो ये हार उन दोनों से बड़ी है। वियतनाम में अमेरिका को एक विचारधारा से लड़ना था, अफगानिस्तान में उसे एक अदृश्य दुश्मन से लड़ना था, लेकिन ईरान में उसका सामना एक संप्रभु राष्ट्र की संगठित सेना और उसकी आधुनिक टेक्नोलॉजी से था। यहां अमेरिका की टेक्नोलॉजी फेल हो गई, उसकी इंटेलिजेंस फेल हो गई और सबसे बढ़कर उसकी कूटनीति फेल हो गई। ईरान ने अमेरिका को उसी के घर में घेर लिया। आर्थिक मोर्चे पर इस जंग में हार और जीत का फैसला केवल हथियारों से नहीं हुआ। नुकसान की बात करें तो अमेरिका ने अपनी साख खोई है। मिडिल ईस्ट के उसके साथी देश जैसे सऊदी अरब और यूएई अब सोचने लगे हैं कि क्या अमेरिका वाकई उनकी सुरक्षा कर सकता है? अगर अमेरिका ईरान को नहीं रोक पाया तो वो किसी और को क्या खाक रोकेगा? ये शक अमेरिका के साम्राज्य के अंत की शुरुआत है। दूसरी तरफ ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि वो मिडिल ईस्ट का नया पावर हाउस है। उसकी जीत ने इराक, सीरिया और यमन जैसे देशों में उसके प्रभाव को 10 गुना बढ़ा दिया है। अब हम एक एक करके उन 10 मांगों का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कैसे ईरान ने अमेरिका को पूरी तरह से घेर लिया है। क्या अमेरिका के पास वाकई कोई विकल्प बचा था? क्या इजराइल ने इसे स्वीकार कर लिया है? ये सब और बहुत कुछ जो आपको हैरान कर देगा। ईरान ने जो 10 सूत्रीय मांगे अमेरिका के सामने रखी हैं, वो किसी को भी हैरान कर सकती हैं। ये मांगे सिर्फ शर्तें नहीं हैं, बल्कि ये अमेरिका के वर्चस्व को दी गई सीधी चुनौती है। इन मांगों में सबसे पहली और सबसे बड़ी मांग है अमेरिका द्वारा ईरान पर लगाई गई सभी आर्थिक पाबंदियों को तुरंत और पूरी तरह से हटाना। ईरान का साफ कहना है कि जब तक उसके बैंक खातों से ताले नहीं खुलेंगे और वो दुनिया के साथ खुलकर व्यापार नहीं कर पाएगा, तब तक 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा। ट्रंप ने इस पर अपनी सहमति दे दी है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक बदलाव है। इसका मतलब यह है कि अब ईरान का तेल और गैस पूरी दुनिया में बिना किसी रोक टोक के बिकेगा और उसकी अर्थव्यवस्था फिर से दौड़ने लगेगी। अमेरिका का ये कदम उसकी अपनी पुरानी नीतियों की सबसे बड़ी हार है। दूसरी बड़ी मांग जो ईरान ने रखी है वो है होर्मुज जलडमरुमध्य यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर उसका पूर्ण नियंत्रण। दुनिया का लगभग 20% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। ईरान चाहता है कि इस इलाके में किसी भी विदेशी ताकत, खासकर अमेरिकी नौसेना की दखलंदाजी जीरो हो जाए। अगर अमेरिका इसे पूरी तरह मान लेता है तो इसका मतलब है कि दुनिया की एनर्जी सप्लाई की चाबी अब तेहरान के पास होगी। सोचिए, अगर ईरान ने कभी भी इस रास्ते को बंद करने का फैसला किया तो पूरी दुनिया में अंधेरा छा सकता है और गाड़ियां सड़कों पर खड़ी रह जाएंगी।
ये एक ऐसा दांव है जिसने अमेरिका के रणनीतिकारों के पसीने छुड़ा दिए हैं, लेकिन अपनी सेना को सुरक्षित निकालने के लिए ट्रंप को ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ेगा। तीसरी मांग ने तो पश्चिमी देशों के होश ही उड़ा दिए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि उसे यूरेनियम संवर्धन यानी यूरेनियम एनरिचमेंट का पूरा अधिकार होगा, और वो भी अपनी शर्तों पर। इसका सीधा सा मतलब है कि ईरान अब एक परमाणु शक्ति बनने की राह पर बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ सकेगा। अब तक अमेरिका और इजराइल इसी बात को रोकने के लिए सारी जंग लड़ रहे थे, लेकिन अब समझौते की मेज पर ईरान ने अपनी इस मांग को मनवा लिया है। अगर ईरान परमाणु ताकत संपन्न हो जाता है तो मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस हमेशा के लिए बदल जाएगा। इजराइल के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है, लेकिन अमेरिका जिस तरह से घुटनों पर आया है उसने इजराइल को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो अब भी अमेरिका के भरोसे रह सकता है। चौथी मांग में ईरान ने अपनी सीमाओं के आसपास से सभी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को हटाने की बात कही है। ईरान का तर्क है कि जब तक अमेरिकी फौज उसके पड़ोस में बैठी है तब तक उसे अपनी सुरक्षा का खतरा महसूस होता रहेगा। ये मांग अमेरिका के लिए सबसे ज्यादा दर्दनाक है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ये ठिकाने उसकी रीढ़ की हड्डी हैं। अगर अमेरिका यहां से पीछे हटता है तो इसका मतलब होगा कि पूरे क्षेत्र में ईरान का एक छित्र राज हो जाएगा। ट्रंप प्रशासन इस पर विचार कर रहा है, और सूत्रों की माने तो 10 अप्रैल की मीटिंग में कुछ ठिकानों को खाली करने का शेड्यूल भी तय किया जा सकता है। यह अमेरिका की ग्लोबल मिलिट्री पावर के पतन की शुरुआत मानी जा सकती है। पांचवीं और शायद सबसे दिलचस्प मांग है जंग के दौरान हुए नुकसान का मुआवजा। ईरान ने अमेरिका से अरबों डॉलर के मुआवजे की मांग की है। उसका कहना है कि अमेरिका की पाबंदियों और युद्ध की वजह से ईरान की जनता को जो तकलीफें हुई हैं और उसकी संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी भरपाई वॉशिंगटन को करनी होगी। ये किसी भी सुपर पावर के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती की बात है कि उसे एक ऐसे देश को हर्जाना देना पड़े जिसे वो कल तक अपना दुश्मन नंबर 1 कहता था। लेकिन ट्रंप, जो कि एक बिजनेस माइंडसेट वाले इंसान हैं, उन्हें शायद ये लग रहा है कि अरबों डॉलर देना जंग में ट्रिलियन डॉलर फूंकने से बेहतर है। अगर ये मांग मान ली जाती है तो ये इतिहास में पहली बार होगा कि अमेरिका किसी देश के सामने इस तरह से झुककर पैसे देगा। छठी मांग सुरक्षा गारंटी की है। ईरान चाहता है कि अमेरिका लिखित में यह वादा करे कि भविष्य में वो कभी भी ईरान के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा और न ही वहां की सरकार को पलटने की कोई कोशिश करेगा। ईरान को पता है कि अमेरिका की आदत रही है कि वो समझौतों से मुकर जाता है, जैसा कि पिछली बार परमाणु समझौते के साथ हुआ था। इसीलिए इस बार ईरान बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी गारंटी चाहता है जिसे तोड़ना अमेरिका के लिए मुमकिन न हो। ये मांग अमेरिका की उस रिजाइम चेंज वाली पॉलिसी पर आखिरी कील होगी जिसने पिछले कई दशकों से दुनिया भर के देशों में उथल पुथल मचा रखी थी। सातवीं मांग ईरान के क्षेत्रीय सहयोगियों को लेकर है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका उसके सहयोगी संगठनों और देशों पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेगा। लेबनान से लेकर यमन तक ईरान का जो नेटवर्क फैला हुआ है, उसे अब अमेरिकी हमलों का डर नहीं रहेगा। ये मांग इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि ये वही संगठन है जो इजराइल की सीमाओं पर लगातार दबाव बनाए रखते हैं। अगर अमेरिका इस पर सहमति देता है तो इसका मतलब है कि वो इजराइल को उसके हाल पर छोड़ रहा है। मिडिल ईस्ट की राजनीति में ये एक ऐसा यू टर्न है जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी अब अपनी रणनीति बदलने पर मजबूर हो गए हैं। आठवीं मांग व्यापारिक समझौतों को लेकर है। ईरान चाहता है कि न केवल पाबंदियां हटें, बल्कि पश्चिमी देश उसके साथ बड़े पैमाने पर निवेश और व्यापार के समझौते भी करें। ईरान अपनी जर्जर हो चुकी बुनियादी सुविधाओं को सुधारने के लिए विदेशी तकनीक और पैसा चाहता है। वो चाहता है कि उसकी एयरलाइंस को नए जहाज मिलें, उसके तेल के कुओं में नई तकनीक आए और उसका बैंकिंग सिस्टम दुनिया से जुड़ जाए। अमेरिका अगर ये मांग मानता है तो ईरान रातों रात मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनकर उभर सकता है। ये ईरान की कूटनीतिक जीत का वो हिस्सा है जो उसे आने वाले कई दशकों तक एक मजबूत खिलाड़ी बनाए रखेगा। नौवीं मांग ईरान की संप्रभुता और उसके मिसाइल प्रोग्राम को लेकर है। ईरान ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि उसके मिसाइल प्रोग्राम पर कोई बात नहीं होगी। अमेरिका पहले चाहता था कि ईरान अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों को नष्ट कर दे, लेकिन अब ईरान ने इस मुद्दे को चर्चा की मेज से ही हटा दिया है। ईरान का कहना है कि उसकी मिसाइलें उसकी रक्षा के लिए हैं और वो इसमें किसी का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। ट्रंप का इस पर राजी होना ये दिखाता है कि अमेरिका अब ईरान की सैन्य ताकत को एक हकीकत के रूप में स्वीकार कर चुका है। ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है,
क्योंकि ईरान की मिसाइलें सीधे तौर पर तेल अवीव को निशाना बना सकती हैं। 10वीं और आखिरी मांग है कुछ खास ईरानी अधिकारियों और संस्थानों को ब्लैकलिस्ट से हटाना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनयिक छूट देना। इसमें ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े नाम शामिल हैं। ईरान चाहता है कि उसके नायकों को दुनिया अपराधी की नजर से देखना बंद करे। ये मांग जितनी राजनीतिक है उतनी ही भावनात्मक भी। इसके जरिए ईरान अपनी जनता को यह संदेश देना चाहता है कि उसके नेतृत्व ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवा लिया है। अगर 10 अप्रैल की मीटिंग में इन सभी बिंदुओं पर अंतिम मुहर लग जाती है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक उलटफेर होगा। अब जरा सोचिए, इस सब के बीच भारत कहां खड़ा है? भारत के लिए यह स्थिति किसी वरदान से कम नहीं है। ईरान पर से पाबंदियां हटने का मतलब है कि चाबहार पोर्ट का काम अब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ेगा। भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने के लिए एक ऐसा रास्ता मिल जाएगा जो पाकिस्तान को पूरी तरह बाईपास कर देगा। साथ ही हमें सस्ता ईरानी तेल फिर से मिलने लगेगा, जिससे हमारे देश में महंगाई कम होगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। भारत ने हमेशा से इस जंग में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखा है और अब उस धैर्य का फल मिलने का समय आ गया है। 2026 का भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं है, बल्कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने फैसले खुद लेता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इजराइल इस समझौते को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगा? बेंजामिन नेतन्याहू के लिए यह समझौता उनके राजनीतिक करियर और इजराइल की सुरक्षा के लिए एक बड़ा झटका है। क्या इजराइल अकेले ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल देगा या वो भी अब शांति का रास्ता अख्तियार करेगा? दुनिया की नजरें अब 10 अप्रैल पर टिकी हैं। क्या ये मीटिंग वाकई एक नए युग की शुरुआत करेगी या फिर ये सिर्फ एक और टूटने वाला वादा साबित होगी? अमेरिका के भीतर भी ट्रंप के इस फैसले का विरोध शुरू हो गया है। वहां की विपक्षी पार्टियां इसे अमेरिका का सरेंडर कह रही हैं। लेकिन हकीकत तो यही है कि आज की तारीख में अमेरिका के पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। इस पूरे प्रकरण ने एक बात साफ कर दी है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। अमेरिका की दादागिरी अब खत्म हो रही है और नए पावर सेंटर उभर रहे हैं। ईरान ने जिस निडरता के साथ अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर अपनी शर्तें मनवाई हैं, वो दुनिया के दूसरे छोटे देशों के लिए एक मिसाल बन गया है। अब सवाल ये नहीं है कि कौन शक्तिशाली है, सवाल ये है कि कौन अपनी बात पर अड़ा रह सकता है। अमेरिका की ये घर वापसी दरअसल उसकी ग्लोबल साख की घर विदाई जैसी लग रही है। वियतनाम में वो भागे थे, अफगानिस्तान में वो रात के अंधेरे में निकले थे, लेकिन ईरान में वो सबके सामने कागज पर दस्तखत करके पीछे हट रहे हैं। जैसे जैसे 10 अप्रैल की तारीख करीब आ रही है, सस्पेंस गहराता जा रहा है। क्या ट्रंप वाकई इन सभी शर्तों को जमीन पर लागू करेंगे? क्या ईरान अपनी तरफ से कोई नया धमाका करेगा? ये जंग शायद मैदान में रुक गई हो, लेकिन दिमागों की जंग अभी भी जारी है। आने वाले कुछ दिन पूरी दुनिया के भविष्य को तय करने वाले हैं। तेल की कीमतें गिरेंगी या और बढ़ेंगी? डॉलर का क्या होगा? और सबसे जरूरी बात, क्या इस समझौते के बाद मिडिल ईस्ट में वाकई शांति आएगी या फिर ये सिर्फ एक बड़ी तैयारी का हिस्सा है? ईरान की इन 10 मांगों ने अमेरिका के सामने जो दीवार खड़ी की है, उसे पार करना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो पीछे हटते हैं तो जंग फिर से शुरू हो जाएगी। और इस बार ये जंग सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगी। रूस और चीन भी इस ताक में बैठे हैं कि कब अमेरिका कोई गलती करे और वो इस क्षेत्र में अपनी पकड़ और मजबूत कर लें। 2026 का ये साल इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा या फिर काले धब्बों के रूप में, ये इस बात पर निर्भर करता है कि 10 अप्रैल को क्या फैसला होता है। ईरान की जीत और अमेरिका की इस मजबूरी ने दुनिया को यह सिखा दिया है कि अपनी जमीन और अपनी संप्रभुता के लिए लड़ना कितना जरूरी है। ईरान ने साबित किया कि अगर इरादे फौलादी हों तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती। अमेरिका ने अपनी गलतियों से जो सबक लिया है वो उसे शायद बहुत पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन अब जब देर हो चुकी है तो उसे अपनी शर्तों की जगह दूसरे की शर्तों पर जीना सीखना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान की मांगों पर मुहर लगाना यह साबित करता है कि अब अमेरिकी डिप्लोमेसी की अकड़ ढीली पड़ चुकी है। जिस ईरान को एक्सिस ऑफ ईविल कहा जाता था, आज उसी के साथ हाथ मिलाना अमेरिका की मजबूरी बन गया है। इस पूरे एपिसोड में ईरान ने जिस तरह से अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, उसने पश्चिमी देशों के मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी हैरान कर दिया है। ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज और उसके ड्रोन स्वॉर्म्स यानी ड्रोनों के झुंड ने इजराइल के आयरन डोम को भी पसीने छुड़ा दिए। जब हम नुकसान की तुलना करते हैं तो देखते हैं कि अमेरिका ने न केवल पैसा बल्कि अपना विश्वास भी खोया है।
दुनिया के देशों का अब अमेरिका से भरोसा उठने लगा है। सबको लगने लगा है कि संकट के समय अमेरिका अपने सहयोगियों को अकेला छोड़ सकता है। वियतनाम में यही हुआ, अफगानिस्तान में यही हुआ और अब ईरान के साथ इस समझौते ने उस पर मोहर लगा दी है। ये एक ऐसी हार है जिसका घाव बहुत गहरा है। अमेरिका ने यहां केवल एक युद्ध नहीं हारा, उसने अपना वो रसूख खो दिया है जो उसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाया था। लेकिन ईरान के लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। एक ऐसा देश जो चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा था, उसने अपनी कूटनीति से सबको मात दे दी। ईरान ने साबित कर दिया कि अगर आपके पास अपनी तकनीक है और लड़ने का जज्बा है, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी घुटनों पर ला सकते हैं। ईरान का आत्मविश्वास इस समय 7वें आसमान पर है और तेहरान की गलियों में गूंजता जश्न इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वो अब पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं। ईरान और अमेरिका की इस कहानी में अभी कई पन्ने पलटने बाकी हैं। क्या आपको लगता है कि अमेरिका ने वाकई हार मान ली है या ये ट्रंप की कोई नई चाल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपके एक कमेंट से हमें पता चलेगा कि देश की जनता इस बड़े बदलाव को किस नजरिए से देख रही है। क्या भारत को ईरान का साथ और मजबूती से देना चाहिए? क्या ये समझौता दुनिया के लिए अच्छा है या बुरा? आपके विचारों का हमें इंतजार रहेगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, क्योंकि हम लाने वाले हैं एक ऐसा खुलासा जो शायद आपके पैरों तले जमीन खिसका देगा। क्या 10 अप्रैल को कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी खबर किसी को नहीं है? सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक झांकी है। पूरी फिल्म तो अभी बाकी है। देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि सच वही है जो हम आपको दिखाएंगे। ईरान की कूटनीतिक जीत ने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया के नक्शे पर नए सूरज का उदय हो रहा है। अमेरिका का ढलता हुआ सूरज क्या फिर से चमक पाएगा या ये शाम अब हमेशा के लिए होने वाली है? इस रोमांचक सफर में हमारे साथ चलिए और हर उस राज से पर्दा उठाइए जो दुनिया की नजरों से छिपाया गया है। राष्ट्रवादी टोन और जोश के साथ हम आपको हर वो खबर देंगे जो आपके दिल में देशभक्ति और गर्व की लहर पैदा कर देगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए भारत और एक नई दुनिया के साक्षी बनने के लिए। 10 अप्रैल की वो तारीख याद रखिएगा, क्योंकि उस दिन जो होगा वो सदियों तक याद रखा जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहें हमारी ये खास सीरीज जय हिंद जय भारत। लेकिन रुकिए, क्या आपको पता है कि ईरान की इन मांगों के पीछे रूस का वो कौन सा गुप्त हाथ है जिसने अमेरिका को मजबूर कर दिया? क्या पुतिन ने ट्रंप को कोई ऐसी चेतावनी दी थी जिससे व्हाइट हाउस हिल गया? और क्या है वो 11वीं गुप्त शर्त जो इस समझौते के कागजों में तो नहीं है, लेकिन जिस पर सबकी नजरें टिकी हैं? इसका जवाब मिलेगा हमारे अगले धमाकेदार वीडियो में। सब्सक्राइब करना न भूलें, वरना आप 2026 की सबसे बड़ी खबर मिस कर देंगे। ईरान के पास अब वो ताकत है जो शायद किसी और के पास नहीं। तेल, यूरेनियम और अब अमेरिका की सहमति। ये कॉम्बो दुनिया को किस दिशा में ले जाएगा, ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देता है। क्या हम एक नए ग्लोबल ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पश्चिम का सूरज डूब चुका है? अपनी राय देना न भूलें, क्योंकि आपका एक कमेंट इस बहस को और भी दिलचस्प बना सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सस्पेंस और एक नई कहानी के साथ।